नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और आदिकाल का नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। इसमें हम मुख्यतः तीन रचनाकारों के, तीन साहित्यकारों के काल विभाजन को देखेंगे। पहला जॉर्ज ग्रेसन, उसके बाद मिश्र बंधु और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम इन्हीं तीनों के काल विभाजन को देखने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रेसन के काल विभाजन पे। अब जॉर्ज ग्रेसन ने ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया और इन्हीं को श्रेय जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार कालखंडों में विभाजित करने का। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो काल माना वह माना चारण काल, यानी कि इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, जिसकी समय सीमा इन्होंने मानी 700 से 1300 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद जो अगला काल आता है वह आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, अगला काल मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, इसके बाद है ब्रज का कृष्ण काव्य, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास। इसके बाद आता है रीति काव्य, जिसकी की इन्होंने समय सीमा मानी 1588 से 1692 ईस्वी। इसके बाद आता है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। इसके बाद 18वीं शताब्दी, इसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और उसके बाद अंतिम जो काल है वह आता है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब इतने सारे काल अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो कम से कम जो प्रथम और अंतिम काल है ये आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और चारण काल की आप समय सीमा भी याद अवश्य रखना, क्योंकि महत्वपूर्ण है। क्या है? 700 से 1300 ईस्वी। तो इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद, जिसमें कि इन्होंने लगभग 5000 कवियों का संकलन किया। ठीक है, और इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया। आइए एक एक करके उनका परिचय ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो काल है वह आता है प्रारंभिक काल, जिसकी की समय सीमा इन्होंने मानी 700 से 1444 संवत, विक्रमी संवत। ठीक है, ये सारी जो तिथियां हैं ये संवत वर्ष में मैंने लिखी हैं, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो प्रारंभिक काल है इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। सबसे पहला है पूर्व प्रारंभिक, जिसकी की समय सीमा मानी 700 से 1300 संवत, और उसके बाद उत्तर प्रारंभिक, जिसकी की समय सीमा है संवत 1343 से 1444 ईस्वी नहीं, सॉरी, संवत। ठीक है, इसके बाद आता है माध्यमिक काल। इसे भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला है पूर्व माध्यमिक और फिर प्रौढ़ माध्यमिक। और पूर्व माध्यमिक काल की इन्होंने समय सीमा मानी संवत 1445 से 1560। ठीक है, और इसके बाद जो प्रौढ़ माध्यमिक है इसकी समय सीमा मानी 1561 से 1680। और इसके बाद जो तीसरा काल आता है वह आता है अलंकृत काल, और अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्व अलंकृत, फिर उत्तर अलंकृत। जो पूर्व अलंकृत है इसकी समय सीमा है 1681 से 1790। ठीक है, और जो उत्तर अलंकृत है इसकी समय सीमा है संवत 1791 से 1899। ठीक है, इसके बाद जो अगला काल है चौथा काल, उसे परिवर्तन काल का नाम दिया, जिसकी की समय सीमा मानी संवत 1890 से 1925। और जो अंतिम काल है इसका नाम दिया इन्होंने वर्तमान काल, जिसकी की समय सीमा मानी 1925 से संवत 1925 से अब तक। ठीक है, तो ये तो हो गया जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो इसके बाद अब हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है उसे संज्ञा दी वीरगाथा काल की। क्या नाम दिया?
वीर गाथा काल, जिसकी की इन्होंने समय सीमा मानी, कितनी मानी? संवत 1050 से 1375। ठीक है। इसके बाद जो अगला काल आता है, इसे इन्होंने नाम दिया भक्ति काल, और भक्ति काल का इन्होंने समय माना संवत 1375 से 1700। ठीक है। इसके बाद जो अगला काल आता है वह आता है रीति काल। और रीति काल की इन्होंने समय सीमा मानी संवत 1700 से 1900। और इसके बाद जो अंतिम काल है उसे इन्होंने गद्य काल कहा। गद्य काल, जिसकी की इन्होंने समय सीमा संवत 1900 से अब तक मानी है। ठीक है। तो ये तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब आइए हम इसके बाद आदिकाल के नामकरण को भी देख लेते हैं। अब आदिकाल का नामकरण एक ऐसा विषय है जो कि हिंदी साहित्य इतिहास में सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है, क्योंकि आदिकाल को जिन जिन विद्वानों ने नाम दिया उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार लगभग सभी ने अलग अलग नाम दिया। ठीक है। तो आइए इन सभी को हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है। तो चारण काल कहने का तात्पर्य, अब चारण होता है कि जो कवि राजाओं के यहाँ आश्रित थे उन्हें चारण कवि कहा जाता है। ठीक है। इस कारण से इन्होंने इस काल को चारण काल नाम दिया। और जो इसके बाद अगला काल आता है, अगला नाम आता है, वह आता है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, जिसे कि नाम दिया अभी हमने देखा मिश्र बंधु ने। ठीक है। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। इसके बाद जो अगला काल आता है वह आता है, अगला नामकरण वह किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल। क्या किया? बीजवपन काल। किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। यहां तक हमने देखा। और इसके बाद जो अगला नाम आता है वह आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला नामकरण आता है वह किया पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने, इसे सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। सिद्ध सामंत काल। किसने? राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला काल आता है, अगला नामकरण वह आता है संधि काल, जिसे कि नाम दिया रामकुमार वर्मा ने। कौन सा? संधि काल। क्या नाम दिया? किसने? रामकुमार
वर्मा ने इसे संधि काल कहा। और इसके बाद जो अगला नामकरण आता है वह आता है आदिकाल। और आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आते हैं आदिकाल के नामकरण जो कि अलग अलग विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार दिए। सबसे पहला आता है चारण काल, जिसे कि कहा जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने। उनका कहना था कि जो उस काल के कवि थे वे चारण कवि थे, जिस कारण से उन्होंने इसे चारण काल नाम दिया। इसके बाद मिश्र बंधु आते हैं जिन्होंने इसे प्रारंभिक काल कहा। उनका मानना था कि यहाँ से हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने इसे प्रारंभिक काल नाम दे दिया। ठीक है। फिर बीजवपन काल दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब बीजवपन का अर्थ क्या होता है कि बीज बोना, मतलब उनका मानना था कि इस समय में हिंदी साहित्य इतिहास का बीज बोया गया, जिस कारण से इन्होंने इसे बीजवपन काल नाम दिया। अब इसके बाद अगला नाम आता है वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय की 12 रचनाओं के आधार पर दिया, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां इत्यादि 12 रचनाएं थी, जिनके आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। लेकिन यह नाम मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विवादास्पद है, क्योंकि जिन रचनाओं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, उसमें से ज्यादातर रचनाएं या तो अप्रमाणिक हैं या अर्ध प्रमाणिक हैं या अभी तक प्राप्त ही नहीं हुई है। और इसमें एक और अन्य बात आती है कि इसमें इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भी जोड़ा है, जिसके आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। लेकिन अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में वे स्वयं ही इसे एक जाली ग्रंथ कहते हैं। तो एक जाली ग्रंथ को आधार बनाकर किसी काल का नामकरण बनाना कोई तर्क नहीं बनाता। ठीक है। और इसके बाद आते हैं सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल जिसे कि पंडित राहुल संस्कृतायन ने यह नाम दिया। ठीक है। अब सिद्ध सामंत से क्या तात्पर्य है? उनका मानना था कि इस काल में जितना भी साहित्य लिखा गया वह या तो सिद्धों द्वारा लिखा गया या जो सामंत थे राजाओं के, उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है। इसलिए इन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी। इसके बाद राम कुमार वर्मा आते हैं जिन्होंने इसे संधि काल की संज्ञा दी। और अंत में आते हैं महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने इसे आदिकाल नाम दिया। और यह नाम सर्वमान्य है। अब हिंदी साहित्य के मतलब इस काल को अब आदिकाल ही कहा जाता है, जिसे कि नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन पढ़ा और आदिकाल का नामकरण भी पढ़ लिया। अब अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां और परिस्थितियां। ठीक है।